गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पैसे की चिंता ऐसी चिंता है जो चिता समान होती है। आपको धीरे धीरे गलाती है, आपकी हेल्थ को खराब कर सकती है। कुछ लोग आत्महत्या करने तक के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या आप पैसे की चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं और एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आज का वीडियो आपकी इसमें पूरी की पूरी मदद करेगा। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है। इसमें जो भी कंटेंट मिलता है वो आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाता है। दोस्तों, मेरा 40 साल का फाइनेंस के फील्ड में अनुभव है, जिसके आधार पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस विषय के ऊपर, पैसे की समझ के ऊपर मैं एक वीडियो सीरीज लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इसके चौथे एपिसोड में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, व्हाट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। हमने आपको बताया कि इसके 3 मेजर कंपोनेंट हैं: पब्लिक फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस। अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते कि आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं। दोस्तों, दूसरे एपिसोड में मैंने पब्लिक फाइनेंस के ऊपर चर्चा की और आपको बताया कि अगर आप प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कर लें तो आपकी आमदनी बेहतर हो सकती है, आपकी पूंजी बढ़ सकती है, तेजी से बढ़ेगी। तीसरे एपिसोड में मैंने आपसे यह चर्चा की कि अगर आप नौकरी पेशा हैं या उद्यमी हैं तो अगर आप अपनी संस्था के फाइनेंशियल डायनेमिक्स को समझते हैं, संस्था के गणित, पैसे की गणित को समझते हैं, तो आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं उस संस्था से जो भी आपको प्राप्त हो रही है। आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपको बोनस मिलेगा, जल्दी प्रमोशन होगा, आपका फास्ट करियर प्रोग्रेशन होगा। और उद्यमी हैं तो आपकी पूंजी बढ़ेगी। कैसे आप काम करोगे, इसके लिए आप तीसरा एपिसोड देख सकते हैं। आज इस चौथे एपिसोड में, जो कि इस वीडियो सीरीज का आखिरी एपिसोड है, मैं इसके तीसरे कंपोनेंट पे चर्चा करूंगा, वो है पर्सनल फाइनेंस। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपनी आमदनी को बढ़ा करके, खर्चों को नियंत्रित करके, सेविंग को बढ़ा करके और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि पर्सनल फाइनेंस का स्कोप क्या है, क्या क्या इसमें चीजें होती हैं जो आपको जानना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके इनकम एक्सपेंडिचर की प्रोफाइल क्या होती है, क्या एलिमेंट्स होते हैं। तीसरी चीज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो क्या क्या कंसल्टेंसी मार्केट में उपलब्ध है पर्सनल फाइनेंस की फील्ड में। और अंत में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, एक एक्शन प्लान दूंगा जिस पर अगर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, चाहे आप धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमको कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, आपने क्या एक्शन प्लान बनाया अपने लिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आइए हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। आफ्टर ऑल, पर्सनल फाइनेंस का स्कोप क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। पहली चीज, अपनी आय को बढ़ाना आपको आना चाहिए। अपने खर्चों को नियंत्रित करने आपको आना चाहिए। अपने आय और व्यय का, आमदनी और खर्च का बजट बनाने आना चाहिए।
उस पर अमल करने आना चाहिए, सेविंग को बढ़ाने आना चाहिए और उस सेविंग को सही तरीके से इन्वेस्ट करने आना चाहिए, जिसमें इमरजेंसी फंड भी शामिल है। इसके बाद आप जो सेविंग करते हैं उसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने आना चाहिए ताकि वो बढ़े। लिक्विडिटी मेंटेन करने आपको आना चाहिए ताकि कोई इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़े तो आप अरेंज कर पाओ, दूसरों के आगे हाथ न फैलाओ। अगली बात जो आपको आनी चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए आपको। लाइफ में जो भी रिस्क आती है पैसे को लेकर के, तरह तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। दूसरा यह है कि पोस्ट रिटायरमेंट प्लान आपको प्रॉपर करना चाहिए। कैसे करेंगे, ये इसका एक फील्ड होता है। अगर आप कोई लोन लिए हैं तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, लोन कब लेना है नहीं लेना है, एक बहुत बड़ा फील्ड है ये। और अंत में आपको अपनी नेटवर्थ को मैक्सिमाइज करना है। तो ये जो सब मिला जुला करके पर्सनल फाइनेंस का ये फील्ड है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अगली चीज है कि आपका इनकम और एक्सपेंडिचर की प्रोफाइल नॉर्मली क्या होती है। दोस्तों, मान लीजिए कि आप गरीब हैं, मजदूर हैं, तो डेली आप कुछ मजदूरी पाते हैं। महीने में कितना होगा, कितना कमाएंगे, साल में कितना कमाएंगे, इस पर निर्भर करेगा कि कितने दिन आपको मजदूरी मिलती है, काम मिलता है, क्या क्या काम आप कर लेते हो। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो सैलरी मिलेगी आपको, डिपेंडिंग अपॉन आप किस पद पे काम कर रहे हैं, क्या जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। इसके बाद मान लीजिए कि आपकी कोई असेट है, मान लीजिए मकान है, आप भाड़े पे उठाए हुए हैं तो आपको भाड़ा मिलेगा, उससे वो भी इनकम आपकी हो गई। अगर आप कुछ बैंक में पैसा एफडी में डाले हैं, ब्याज मिलेगा, उसको आपको ब्याज मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि आपने स्टॉक में, शेयर में और जगह लगाया हुआ है तो उससे आपको डिविडेंड मिलेगा। डिपेंडिंग अपॉन आपकी डिविडेंड प्लान में लगाए हैं, ग्रोथ में लगाए हैं, पूंजी बढ़ेगी आपकी। इस तरीके से आप कोई मान लीजिए साइड बिजनेस कर रहे हैं तो उससे कुछ इनकम होगी आपको। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है आपकी। तो ये कुल मिला जुला के ब्रॉड कैटेगरीज है जो कि आपकी आमदनी में ये सब चीजें होती हैं। अब खर्चे पे आ जाइए। खर्चे पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो एसेंशियल खर्चे आपके हैं, जीवन को चलाने के लिए जरूरी है। मान लीजिए आपने भाड़े मकान लिया तो भाड़ा देना ही पड़ेगा आपको। गैस लिया है, गैस का बिल आएगा। मोबाइल लिया है तो मोबाइल का रिचार्ज कराना पड़ेगा आपको। वाटर चार्ज लगेगा, हाउस टैक्स लगेगा। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हैं तो उसकी आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। खाने पीने पे जो खर्च होगा वो होगा ही होगा आपका, कपड़ा लत्ता जो भी है। इस तरह के तमाम एसेंशियल खर्चे हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं बना सकते आप। तो ये एसेंशियल खर्चे होते हैं। इसके अलावा आप मान लीजिए कि कुछ डिस्क्रिशनरी खर्चे आप करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आप बाहर खाना खाने जाइए, मूवी देखने जाइए, घूमने जाइए, उसमें भी खर्च होता है। आप मान लीजिए कि बीमार पड़ गए तो बीमारी पे आपका मेडिकल एक्सपेंसेस आएंगे आपके। तो दोस्तों, ये कुछ खर्चे हैं जो कंटीजेंट नेचर के, वो भी हो सकते हैं। तो कुल मिला जुला के ये आपकी आय और व्यय का एक प्रोफाइल होता है। अब तीसरा मुद्दा है कि क्या क्या सर्विस उपलब्ध है मार्केट में पर्सनल फाइनेंस को लेकर के। तो सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस जो है वो है वेल्थ मैनेजमेंट की। आप जो भी सेविंग किए हैं उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, किस किस इंस्ट्रूमेंट में करना है, क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध है, इसकी सर्विस आपको उपलब्ध है। एक्सपर्ट्स हैं, आपको एडवाइस कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए कि आप लोन लेना चाहते हैं तो कहां से लोन लेंगे, कैसे, क्या शर्त होगी, क्या क्या चीजें उसमें है, कंडीशंस क्या है, इसको लेकर भी एडवाइस आपको मिल सकती है। तीसरी चीज, रिटायरमेंट के बाद अगर प्लान आप बनाना चाहते हैं, अभी से प्लानिंग करना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट की, उसके लिए भी एडवाइजर्स हैं जो आपको एडवाइस करेंगे। तरह तरह का पेंशन प्लान, ये सब जो भी है कार्पस बनाने के लिए, वो आपको एडवाइस करेंगे। अगला जो है इंश्योरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल फाइनेंस का फील्ड है। आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ लेना है, जनरल लेना है, उसके एडवाइजर्स हैं, आपको सही स्कीम बता सकते हैं। आप सब एग्जामिन करके अपने लिए सूटेबल स्कीम आप चुन सकते हैं।
इसके बाद आपके रियल इस्टेट एडवाइजर्स होते हैं, जो आपको ज़मीन है, मकान है, अगर कुछ खरीदना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग आपको एडवाइस करते हैं। दोस्तों, ये कुछ 5-6 ऐसी सर्विसेज हैं जो पर्सनल फाइनेंस के फील्ड में उपलब्ध है। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहूँगा कि किसी एडवाइजर की एडवाइस लेने के पहले उसका क्रेडेंशियल चेक कर लीजिए, उसने कुछ अचीव किया है कि नहीं किया है। क्रेडेंशियल अच्छा है तो ही उससे आप लीजिए, अदरवाइज आपको फंसा सकते हैं। अब आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू वो है कि एक्शन प्लान क्या आपको लेना चाहिए ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकें। पहली बात, आमदनी को आपको अपने बढ़ाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बढ़ाने का तरीका वो है कि आप अगर नौकरी पेशा हैं या पेशेवर हैं, उद्यमी हैं, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के प्रिंसिपल को समझिए और अपने रोल को समझिए उस संस्था में, और अपने रोल को फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो संस्था का उसके साथ अलाइन करिए और अपना बेस्ट दीजिए उस संस्था को। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, वो संस्था आपके सैलरी को बढ़ा सकती है, आपको प्रमोशन देगी, आपको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, आपको बोनस देगी, एनुअल बोनस आपका बढ़ जाएगा। अगर आप उद्यमी हैं तो आपकी पूंजी बढ़ जाएगी, आप समझ सकते हैं कैसे प्रॉफिट बढ़ाएंगे आप, और आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन जाएंगे अगर आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस का आइडिया है तो इस तरीके से आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं, मल्टीपल सोर्स डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए डिपेंड करता है आपके पास क्या स्किल है, उसको आप कैपिटलाइज करिए और इनकम को बढ़ाइए उसके हिसाब से। उसके बाद दूसरा चीज ये है कि टैक्स प्लानिंग कर लीजिए ताकि कम से कम आपको टैक्स देना पड़े, आपकी इनकम उस हिसाब से बढ़े। मान लीजिए आपने अपनी इनकम बढ़ा ली। अब दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि इस इनकम को कैसे आपको यूज करना है। तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी स्तर के हो, पहला टारगेट सेविंग आप करिए। अब मान लीजिए कि आप बहुत धनी आदमी हैं, मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास हैं या हाई वेल्थ इंडिविजुअल हैं, तो निश्चित रूप से आप ज्यादा सेविंग कर पाओगे। हो सकता है 30% 40% तक आप सेव कर लो। 20% का रूल वैसे बताया जाता है, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मान लीजिए कि आप बहुत गरीब आदमी हैं, मुश्किल से किसी तरह रोजी रोटी चल रही है, तो 5% कम से कम कोशिश करिए कि सेव कर लें उसमें से। और जो आप सेविंग करने जा रहे हैं उसका 2 पार्ट में उसको रखिए। एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखिए जो इमरजेंट सिचुएशन को मीट आउट में करने में काम आए। जैसे मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई तो निश्चित रूप से आपको खर्चों के लिए पैसा चाहिए, जीवन चलाना है, परिवार चलाना है। तो कुछ अगर कार्पस है 6 महीने साल भर का, तो उतना टाइम आपको कुशन मिल जाएगा, आप दूसरी नौकरी खोज सकते हो, कुछ आय का साधन बना लोगे। तो एक इमरजेंसी फंड उसमें से बनाइए धीरे धीरे करके, और एक पार्ट उसका इन्वेस्टमेंट में ले जाइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले सेविंग का बजट बनाइए, आपको इतना आपको करना ही करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एसेंशियल जो आपके खर्चे हैं, खाना पीना, ये सारी चीजें, कपड़ा लत्ता। तो मैं आपको ये कहूंगा कि अपने खाने पे, न्यूट्रिशन पे, डाइट पे विशेष ध्यान दीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, पीरियडिकल चेकअप है, ये सारी चीज आप कराइए, एसेंशियल में डालिए उसको। उसके बाद कपड़ा लत्ता है उसको आप थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं जैसा आप समझें। फिर बाकी जरूरी खर्चे हैं, रेंट आपको देना है, गैस का है, आपका रिपेयर तरह तरह के होते हैं आपके घर में, तमाम गैजेट्स हैं, कभी आपका माइक्रोवेव खराब हो गया, कभी आपका स्कूटर खराब हो गया, कभी और कोई इक्विपमेंट खराब हो गया, कभी कार खराब हो गई, तो निश्चित रूप आपको उसको रिपेयर कराना पड़ेगा। तो ये एसेंशियल खर्चे हैं, आपको करने पड़ेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, क्या क्या आप खर्च कर रहे हो, उसके अनुसार आप खर्च कर सकते हो एसेंशियल। अब इसमें मान लीजिए आप हायर इनकम ग्रुप में हैं, मिडिल इनकम ग्रुप में हैं, तो हो सकता है कि 50% तक आपका खर्चा हो जाए एसेंशियल में, और आप बहुत ज्यादा धनी हो सकता है कि 20% में ही काम आपको चल जाए। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपके स्टेटस पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कोई गरीब आदमी है तो 90% उसका चला जाएगा खाने पीने इसी सब चीजों में, हार्डली 10% बचा पाएगा, तो उसमें से 5% सेविंग कर ली और 90% उसने यहाँ खर्च कर लिया। अब एसेंशियल खर्चे अगर आपके मीट आउट आप कर लिए, तो उसके बाद जो भी पैसा बच रहा है, गरीब के केस में 5%, धनी के केस में कुछ भी हो सकता है, 30%, 40%, 20%, 25%, आप उसको डिस्क्रिशनरी खर्चे में खर्च कर सकते हैं उसमें। जैसे आप बाहर खाना खाने गए, मूवी देखने गए,
टूर करने गए, बाहर विदेश गए, विदेश में घूम रहे हैं, तरह तरह के ऐसे खर्चे जो करें तो भी चलेगा, न करें तो भी चलेगा। तो अगर आपके पास कुशन है तो आप करिए, नहीं हो तो मत करिए, लेकिन एट द कास्ट ऑफ सेविंग मत करिए। सेविंग जरूर करना है आपको, इसके बिना आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। अगला जो काम आपको करना है कि आपको एक बजट बनाना है, इनकम का भी और एक्सपेंडिचर का भी, और डिफरेंट एलिमेंट को उसमें फिट करना है। मान लीजिए कि आपने प्रीमियम ले रखा है इंश्योरेंस का, साल में एक बार देते हो, तो साल में एक बार वो ड्यू होगा, लेकिन उसके लिए पैसा तो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सेविंग अकाउंट में रखोगे तो पता चला खर्च हो गया और पैसे ही नहीं आपके पास उसको देने के लिए। तो आप बजट करके प्रॉपर हेड में उस पैसे को डिफरेंट अकाउंट में रखिए, ताकि उस समय उसकी जरूरत पड़े तो तुरंत आप उसको निकाल के पेमेंट कर सकें। बाकी डे टू डे खर्चे के लिए आप सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इमरजेंसी फंड आपने बनाया तो उसको एक अलग अकाउंट में रखना पड़ेगा आपको, कि जरूरत पड़े तब उसको निकालिए, अदरवाइज उसमें पड़े रहेगा। तो आपको एक प्रॉपर बजटिंग करने की जरूरत है। उस बजट के अनुसार आपको काम करना है, इनकम बढ़ाना है और खर्चों को कम करना है, सेविंग को बढ़ाना है। कैश फ्लो आपको देखना है, कैसे कैश आ रहा है, कैसे कैश जा रहा है, कितना सरप्लस है, कितना डेफिसिट है, आपको प्रॉपर प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। तो ये बजटिंग आपको जरूर करनी पड़ेगी। अगली चीज आपको जो करना है कि जो इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं, सेविंग का दो पार्ट मैंने बताया, कि एक पार्ट आप रिजर्व फंड में डालिए, इमरजेंसी फंड जिसको बोलते हैं, और दूसरा आप सेविंग में डालिए, मतलब इन्वेस्टमेंट करिए उसको। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे इस पर डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। दोस्तों ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, कई वीडियो आ सकते हैं। मैं ब्रीफ में आपको इस वीडियो में केवल ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपकी ऐसी क्षमता नहीं है, तो आप उसको किसी बैंक की एफडी में डाल दीजिए, सेफ रहेगा, आपको कुछ ब्याज 7% 6% मिलेगा, 7%। अगर उससे ज़्यादा आपका कोई रिस्क एपिटाइट है तो आप डिवेंचर में लगा दीजिए, उसमें थोड़ा सा बेटर मिलेगा आपको, आपकी लिक्विडिटी रहेगी। इसका थोड़ा और भी आप अगर आगे जाना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड में लगा दीजिए, चाहे निफ्टी का हो चाहे जो भी हो। तो वो टॉप 50 कंपनियां उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, और डेफिनेटली आपका उस हिसाब से जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर जाएगा आपका फंड भी ग्रो करेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी पता नहीं करने की जरूरत है। छोटे स्तर से आप शुरू कर सकते हो, धीरे धीरे बढ़ा सकते हो उसको। अगर और आगे जाना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए। म्यूचुअल फंड अलग अलग फंड उपलब्ध हैं, हाइब्रिड भी हैं, मिक्स भी हैं और प्योर इक्विटी भी हैं, डेट और मिला हुआ है। तो पहले आप डेट और इक्विटी का एक हाइब्रिड फंड ले लीजिए, कुछ पार्ट डेट रहेगा, कुछ इक्विटी रहेगा, थोड़ा रिस्क आपका कम होगा, थोड़ा रिटर्न भी कम रहेगा। और अगर आप ज्यादा रिस्क लेना तो प्योर इक्विटी फंड ले सकते हैं, डिविडेंड फंड भी ले सकते हैं, ग्रोथ फंड भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग आपको तुरंत इनकम चाहिए या ग्रो कराना चाहते हैं। इसके बाद आप मान लीजिए पैसा बहुत कम है आपके पास, SIP शुरू कर दीजिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, 500 रुपए शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे वो कारपेट बनता चला जाएगा, आपकी सेविंग बढ़ती चली जाएगी, आपकी वेल्थ बढ़ती जाएगी। और बहुत ज्यादा आप रिस्क लेने के लिए तैयार है तो आप सीधा शेयर खरीद लीजिए, लेकिन ये तब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक कारपोरेट फाइनेंस का नट एंड बोल्ट आपको ठीक से पता नहीं है। ये नहीं पता है कि कौन सी कंपनी में लगाऊं और कंपनी का फ्यूचर क्या है, तो आपके शेयर की वैल्यू का भी फ्यूचर उसी तरह से हो जाएगा। तो अगर ये जानकारी आपको बात है तो निश्चित रूप से आप शेयर भी खरीद सकते हो। अन्यथा मैं आपको एडवाइस करूंगा, समय अगर आपके पास नहीं है, आप जनरल व्यक्ति हो, तो आप इंडेक्स फंड में जाइए या म्यूचुअल फंड में या SIP में लगा लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क क्या है। और ये जो आपने लगाया हुआ है पैसा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। साढ़े का कॉन्सेप्ट आपने जाना होगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। ये क्या है? मान लीजिए आप 100 रुपए लगाए, साल में 10 उस पर कमा लिया, तो अगले साल 110 लग जाएगा, उस पर फिर आपको 10% मिलेगा। फिर आगे मान लीजिए 121 हुआ तो 121 पर मिलेगा। तो ये धीरे धीरे चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से दर से बढ़ता चला जाएगा, और बहुत कम समय में धीरे धीरे बढ़ करके आपको इतना बड़ा कार्पस हो जाएगा कि उस पर जो भी रिटर्न आपको आएगा वो आपको खर्चों को मीट करने के लिए हो सकता है सफिशिएंट हो, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। और उसके बाद आप फ्री हैं, जो काम करना चाहें अपने मन का करिए, जब चाहिए तब करिए, और हो सकता है उसमें भी कुछ इनकम होगी आपको। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मंत्र यही है
कि आप एक सेविंग का कार्पस बनाइए, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके उसको बढ़ाइए, ताकि उससे जो इनकम हो उससे आपका खर्चा चल जाए और आप फाइनेंशियली फ्री हो जाए। आप काम करें ना करें, वो पैसा आपके लिए कमाता रहेगा और आपको रिटर्न मिलता रहेगा उस पर। तो दोस्तों, आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब आगे आपको ये करना है कि अगर कोई आपने कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज को मैनेज करना आपको आना चाहिए। पर्सनल आपने लोन ले रखे हैं, मैं आपसे ये कहूंगा कि लोन तब लीजिए जब कोई अर्निंग असेट के लिए लेना हो। मकान लेके भाड़े पर उठाना हो तो ले लीजिए, कार खरीद करके उसको टूरिस्ट टैक्सी के रूप में चलाना हो तो ले लीजिए। अदरवाइज कंजम्पशन लोन अवॉइड करिए। आप मान लीजिए आपने हाई इंटरेस्ट लोन ले लिया है तो लो इंटरेस्ट लोन से उसको स्वैप कर लीजिए, या प्रिंसिपल को जल्दी जल्दी पेमेंट करके छुटकारा पाइए उससे। एक बात मैं और कहूंगा कि क्रेडिट कार्ड से जितना दूर रह के उतना रहिए, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। खर्चा करते जाएंगे और ब्याज बढ़ता चला जाएगा अगर नहीं पे कर पाएंगे तो। इसके बाद जो नेक्स्ट ये है कि आपको एक पेंशन प्लान जरूर सेलेक्ट करना है पोस्ट रिटायरमेंट के लिए। आप एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो पेंशन आपको मंथली मिले रिटायरमेंट, वो 80% कम से कम होनी चाहिए लास्ट पे ड्रान का, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आपका लाइफ स्टाइल आप मेंटेन नहीं कर पाओगे अगर आपका प्रॉपर पेंशन नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जो आपको ध्यान देना चाहिए। अगला यह है कि इंश्योरेंस का जो फील्ड है ये आपको जानना चाहिए कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, बीमार पड़ गए तो हेल्थ इंश्योरेंस है, जनरल प्रॉपर्टी आपको सेव करना है फायर एक्सेट्रा से या फ्लड से तो आपका जनरल इंश्योरेंस है। तो ये तीनों तरह का इंश्योरेंस आपको सेलेक्ट करके प्रॉपर प्लान लेना चाहिए और उसके जो प्रीमियम है उसके प्रॉपर बजटिंग करके उसका मैनेजमेंट करना चाहिए इनकम में से उसको। तब आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा और आपको उस समय शायद खुद नहीं मीट आउट करना पड़ेगा उसको। अगला जो इंपॉर्टेंट है कि लाइफ को एंजॉय करना सीखिए। हमने बोला 5% डिस्क्रिशनरी खर्चे रखिए। गरीब है तो अमीर है तो ज्यादा कर सकते हैं, 20% 30% जितना चाहें, ताकि लाइफ में कलर बना रहे, कुछ एक इंजॉयमेंट बना रहे, लाइफ एक स्ट्रगल न बन जाए आपके लिए। एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबका रिजल्ट ये होगा कि आपका नेटवर्थ बढ़ेगा, मैक्सिमाइज होगा। नेटवर्थ का मतलब क्या है? जो असेट है उसमें से लायबिलिटीज को निकाल दीजिए। असेट का मतलब ऐसी चीज जिसे इनकम हो रही हो आपको, वो असेट है। मकान भाड़े पे उठा हुआ है तो वो असेट है आपके लिए। आपने शेयर लगाया हुआ तो उस पर डिविडेंड आ रहा है, वो असेट है आपके लिए। फिक्स डिपॉजिट में पैसा आया तो उस पर ब्याज मिल रहा है, वो असेट है आपके लिए। तो जहां से इनकम हो रही है वो असेट है आपकी। आपने गाय खरीदा, लोन लेकर दूध दे रही हो, वो उससे आप बेच करके इनकम कमा रहे हो, वो असेट है आपकी। लेकिन कार खरीद लिया तो वो लायबिलिटी है आपकी, अगर आप अपने पर्सनल यूज में ले रहे हो, क्योंकि वो पेट्रोल खाएगी और मेंटेनेंस खाएगी। इस तरह से जो भी आप खर्चे करो वो ध्यान रखना है आपको। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी असेट माइनस लायबिलिटी जो है, जो नेटवर्थ है, वो बढ़ता चला जाए, और तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। चाहे कुछ भी दिन लगे, लेकिन धीरे धीरे आप फ्री होगे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि गरीब से गरीब आदमी भी इसका अवेल कर सकता है, और उसका कल आज से बेहतर होना चाहिए, और किसी के आगे उसको हाथ न फैलाना पड़े। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को सिखाइए कि पैसा क्या होता है, उसका महत्व क्या है। फाइनेंशियल लिटरेसी देना उनको बहुत जरूरी है, स्कूलों को देना चाहिए। मैं तो आपसे कहूंगा इस वीडियो को अपने बच्चों को दिखाइए, वो समझेंगे उसको, और खुद समझाइए उनको। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बच्चों का भविष्य बेहतर होगा, उनका भविष्य बेहतर होगा, तो आप निश्चित रूप से आपको चिंता आपकी नहीं रहेगी उनको लेकर के, आप चिंता मुक्त हो जाओगे। तो दोस्तों, कुल मिला जुला के जो भी हमने ये आपको एक्शन प्लान बनाया है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट करके हमको बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और क्या प्लान बनाया अपने लिए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, दोस्तों के बीच में, ताकि लोग भी इसका लाभ उठाएं। और एक बात और, हमेशा कोशिश करिए अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, ताकि आपके अंदर अच्छी चीज आए, आप बेहतर बने। गार्बेज मत डालिए, खराब होंगे आप, भविष्य खराब होगा आपका। अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और अपने को बेहतर बनाते रहिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।